हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए अब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हमारा संविधान पे 2 वीडियो आ चुका है। ये लूसेंट का सीरीज़ है जो कि आने वाले बिहार एसएससी के सभी एग्जाम्स जैसे बिहार एसएससी सीजल 4 बीएसओ और भी कई एग्जाम जो बिहार एसएससी लेने वाली बहुत इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी एईडीयू के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है बट इम्पॉर्टेंट है। आप इसको देखते चलिए और अपने पास लूसेंट का बुक रखिए। जो भी इम्पोर्टेंट है मैं बताते चल रहा हूँ, उसको अंडरलाइन कीजिए, 2-3 बार रिविजन कीजिए। लूसेंट से ही किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में 50 to 60% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए हमारा विश्वास है यदि आप लूसेंट को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो आपको अन्य किसी पुस्तक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। रिविजन के लिए आप घटना चक्र का जो आता है पूर्वावलोकन, आप उसको देख सकते हैं। चलिए देखते हैं भारतीय संविधान की अनुसूची। भारतीय संविधान में आपको पता है कितनी अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। कितने अनुच्छेद? 395 अनुच्छेद। कितने भाग? 22 भाग हैं। प्रथम अनुसूची में क्या दिया है? इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों, 28 राज्य एवं संघ शासित 8 क्षेत्रों का उल्लेख है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा 28 राज्य कौन कौन से हैं और 8 संघ शासित क्षेत्र कौन कौन से हैं। संविधान के 69वें यानी कि 69वें संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया है। द्वितीय अनुसूची में है। द्वितीय अनुसूची में याद रखिए कि इसमें जितने भी भारत सरकार के पदाधिकारी होते हैं उनके वेतन का प्रावधान किया गया है। इसमें राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति, हाँ, विधानसभा के सभापति एवं उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक आदि को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते एवं पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है। दूसरा में क्या है? दूसरा में वेतन, भत्ता और पेंशन, वेतन, भत्ता और पेंशन का उल्लेख है। तीसरा में पहले पैसा दीजिए, उसके बाद ये सभी पदाधिकारी हैं ये पद ग्रहण करेंगे। पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ तृतीय अनुसूची में दिया गया है। तो प्रथम में भारतीय राज्य और संघ शासित क्षेत्र, दूसरा में पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन, और तीसरा में इनका पद ग्रहण के समय लिया जाने वाला शपथ। चौथी अनुसूची में इम्पॉर्टेंट है, विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण किया गया है। राज्यसभा में किस राज्य से कितने लोग जाएंगे उसका प्रतिनिधित्व चौथी अनुसूची में किया गया है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ अनुसूचित क्षेत्र है और अनुसूचित जनजाति का क्षेत्र है वहाँ के प्रशासन और नियंत्रण कैसे होगा उसका उल्लेख किया गया है। पांचवी में स्पेसिफिक है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। पांचवी में संपूर्ण भारतवर्ष में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। जबकि छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, याद रखिएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है। सातवीं अनुसूची देखिए, इसमें केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है तथा इसी अनुसूची में सरकार द्वारा
शुल्क एवं कर लगाने के अधिकारों का उल्लेख है। इसके अंतर्गत 3 सूची हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। चलिए बारी बारी से देखते हैं। संघ सूची। संघ सूची क्या कहता है? संघ सूची इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार, कौन? केंद्र सरकार कानून बना सकती है। संविधान लागू होने के समय में इसमें 97 विषय थे, वर्तमान में 100 विषय हैं। अब याद रखिएगा संघ सूची में महत्वपूर्ण विषय क्या क्या है? देश की प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, युद्ध और शांति, रेल, डाक तथा तार, मुद्रा, बैंकिंग, परमाणु शक्ति इत्यादि जो है वो संघ सूची के अंतर्गत आता है। द्वितीय है राज्य सूची। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। राज्य सूची में दिए गए विषयों पर राज्य सरकार कानून बनाती है। राष्ट्रीय हित में होने पर, राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। संविधान के लागू होने के समय इसके अंतर्गत 66 विषय थे, वर्तमान में 61 विषय हैं। राज्य सूची में शामिल कुछ विषय हैं: शांति और व्यवस्था, पुलिस, जेल, स्थानीय शासन, कृषि, जन स्वास्थ्य, राज्य के अंदर होने वाला व्यापार, न्याय विभाग इत्यादि। तो राज्य सूची में कौन कौन से विषय हैं? शांति व्यवस्था, पुलिस, जेल, स्थानीय शासन, कृषि, जन स्वास्थ्य, राज्य के अंदर होने वाला व्यापार आते हैं। तीसरा है समवर्ती सूची। इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार के कानून बनाने के साथ ही समाप्त हो जाएगा। एक ही विषय है, यदि राज्य सरकार उस पर कानून बनाई हुई है और उसी विषय पर केंद्र सरकार भी यदि कानून बनाता है तो केंद्र की सर्वोच्चता है, इसलिए राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून समाप्त हो जाएगा। संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में कुल 47 विषय थे, वर्तमान में 52 विषय हैं। समवर्ती सूची में जो प्रमुख विषय हैं: दीवानी और फौजदारी, कानून एवं प्रक्रिया, विवाह तथा तलाक, शिक्षा, आर्थिक नियोजन, बिजली, समाचार पत्र, श्रमिक संघ, वन इत्यादि हैं समवर्ती सूची में। संविधान की 8वीं अनुसूची में दिया गया है 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, याद रखिएगा। मूल रूप से जब संविधान बना था उस समय 8वीं अनुसूची में कुल 14 भाषाएं थी। 1967 में पहली बार 8वीं अनुसूची में 21वां संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी को जोड़ा गया। 1992 ईस्वी में 71वां संविधान संशोधन के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा गया और 2003 में 92वां संविधान संशोधन से मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। इस तरह से कुल आज 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में उल्लेखित हैं। 9वीं अनुसूची। संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख है। राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियां इस अनुसूची में क्या है? राज्य किस तरह से किसी की संपत्ति को अधिग्रहित कर सकता है, उसको ले सकता है। इस अनुसूची में शामिल विषयों पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ऐसा मानना है कि 9वीं अनुसूची में शामिल विषयों पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इस वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम हैं। वर्तमान में 9वीं अनुसूची में कितने हैं? 284। लेकिन नोट में क्या दिया है? अब तक मान्यता थी कि संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है, मगर 11 जनवरी 2007 ईस्वी को संविधान पीठ के एक निर्णय द्वारा यह स्थापित किया गया है कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी विषयों पर किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तथा उच्चतम न्यायालय इस कानून की समीक्षा कर सकता है। यानी कि अब तक मान्यता थी कि
9वीं अनुसूची में सम्मिलित विषयों को हम न्यायालय के समक्ष नहीं ले जा सकते या उस पर कार्रवाई नहीं करवा सकते, कोर्ट के समक्ष नहीं ले जा सकते। लेकिन अब यदि वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा होगा तो उस कंडीशन में हम उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं और उच्चतम न्यायालय उस कानून की समीक्षा कर सकता है। 10वीं अनुसूची दल बदल से है। यह संविधान में 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई है, जिसमें दल बदल से संबंधित प्रावधान का उल्लेख है। 11वीं अनुसूची में देखिए, 11वीं और 12वीं बहुत इंपॉर्टेंट है। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा संविधान में इसको जोड़ा गया। इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं, यानी कि 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। 12वीं अनुसूची में क्या है? 12वीं अनुसूची जो कि 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा ही जोड़ा गया है। इसमें शहरी क्षेत्रों की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं। आइए महत्वपूर्ण भाग को देखते हैं। ये याद रखिएगा, ये जब आप याद कर लेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। 22 भाग हैं, आइए देखते हैं बारी बारी से। संघ और उसका राज्य क्षेत्र 1 से 14 तक है। 1 से 4 तक संघ और उसका राज्य क्षेत्र। नागरिकता 5 से 11 तक नागरिकता है। मौलिक अधिकार 12 से लेकर के 35 तक। नीति निर्देशक सिद्धांत 36 से 51 तक। मूल कर्तव्य जो कि बाद में जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, इसमें 51 के क के अंतर्गत रखा गया है। संघ 52 से 151, राज्य 52 से 237। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन को पकड़ने में बहुत आसानी हो जाता है। पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य 238 में निरसित, मतलब ये खत्म हो चुका है। संघ राज्य क्षेत्र 239 से लेकर के 242 तक। पंचायतें 243 के क से अण तक, 243 और 243 के क से अण तक। नगर पालिकाएं 243 के त से लेकर के 243 के य छ तक। सहकारी समितियां, अभी सहकारिता मंत्री कौन है बताइएगा? 243 के य ज से य न तक। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र 244 और 244 का क। संघ और राज्यों के बीच विवाद 245 से 263। वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद 264 से 300 के क तक। भारत के राज्य के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम 301 से लेकर के 307 तक। संघ राज्यों के अधीन सेवाएं 208 से लेकर के, मतलब यूपीएससी और पीसीएस के बारे में दिया गया 308 से लेकर के 323 तक। अधिकरण 323 के क से 323 के ख तक। निर्वाचन 324 से लेकर के 329 तक। कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध 330 से लेकर के 342 तक। राजभाषा 343 से लेकर के 351 तक। आपात उपबंध 352 से 360। प्राकीर्ण 361 से 367 और संविधान संशोधन 368 में दिया गया है। अस्थायी संक्रमणकालीन व विशेष उपबंध 369 से 392 तक और संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ 393 से 395 तक दिया गया है। चलिए अब ये देखते हैं भाग एक में संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 में नागरिकता। भाग 3 में मौलिक अधिकार। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। मौलिक अधिकार यूएसए से लिया गया। नागरिकता यूके से लिया गया है। संघ और उसका राज्य क्षेत्र ये तो नहीं पता मुझे। संघ 5वां में क्या है? 4 के क में क्या है? मूल कर्तव्य। 5 में क्या है? संघ। भाग 6 में क्या है? राज्य। भाग 7 में क्या है? पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य। उसके बाद 8वां में क्या है? भाग 8 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 9 में पंचायत। भाग 9 के क में नगर पालिका। भाग 9 के ख में सहकारी समितियां। 10 में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच विवाद। भाग 12 में वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं 14 में है।
14 के क में अधिकरण की चर्चा किया गया है। निर्वाचन भाग 15 में दिया गया है। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध, भाग 17 में राजभाषा, भाग 18 में आपात उपबंध, भाग 20 में संविधान संशोधन। यही इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है भाग कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ। भाग 2 इंपॉर्टेंट है, 3 इंपॉर्टेंट है मौलिक अधिकार, भाग 4 इंपॉर्टेंट है, भाग 5 6 इंपॉर्टेंट है, 9 इंपॉर्टेंट है पंचायती राज, भाग 15 निर्वाचन और भाग 17 राजभाषा और भाग 18 आपात उपबंध और 20 संविधान संशोधन। ये सभी इंपॉर्टेंट है। देशी रियासत के विलय, देशी रियासतों का भारत में विलय इंपॉर्टेंट है। देखिए, रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया। जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पर, हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के आधार पर और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर के माध्यम से भारत में मिलाया गया था। देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं बीपी मेनन ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। बीपी मेनन और सरदार पटेल। तो ये इंपॉर्टेंट है। पूछता है जूनागढ़ को जनमत संग्रह पर, हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई पर और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत में मिलाया गया। और सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। संघ और उसका राज्य क्षेत्र, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भारत राज्यों का संघ है जिसमें संप्रति 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दादर नगर हवेली दमन व दीव के विलय के पश्चात राजधानी दमन कर दिया गया। दादर नगर हवेली और दमन व दीव को मिला करके एक संघ शासित प्रदेश बना दिया गया है और जिसकी राजधानी दमन है। अनुच्छेद 1 देखिए क्या कहता है। आपको पता है कि 1 से 4 तक में संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन है। तो अनुच्छेद 1 क्या कहता है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 में दिया गया है। राज्यों और उसके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वो होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। भारत के राज्य क्षेत्र में अर्जित किए गए अन्य राज्य क्षेत्र समाविष्ट होंगे। मतलब भारत के राज्य क्षेत्र में अर्जित किए गए जिनको जोड़ा गया है वो सभी जो क्षेत्र होंगे वो राज्य क्षेत्र में समाविष्ट होंगे। आर्टिकल 2 क्या कह रहा है? भारत की संसद को विधि द्वारा ऐसे निबंधों और शर्तों पर जो ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रावधान, प्रवेश या उनके स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है। भारत की संसद को विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो ठीक समझे संघ के नए राज्य का प्रवेश या उसकी स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? नए राज्य का निर्माण और वर्तमान राज्य के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन संसद विधि द्वारा कर सकती है। आपसे सवाल सीधे सीधे पूछता है कि नए राज्यों का निर्माण कौन कर सकता है? संसद कर सकती है। वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन कौन कर सकता है? संसद कर सकता है। अब देखिए नेक्स्ट है राज्यों का पुनर्गठन। आपको पता है भारत आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद से अलग अलग क्षेत्र के लोग अलग अलग अपने पहचान को स्थापित करने के लिए अलग अलग राज्यों की मांग करने लगे। उसी क्रम में राज्यों का पुनर्गठन हुआ। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित है या नहीं, इसकी जांच के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इलाहाबाद हाई कोर्ट, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश एसके धर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन किया। धर आयोग के निर्णय की परीक्षा करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति ने अपने जयपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारामैया की एक समिति का गठन किया। इस समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को खारिज कर दिया। नेहरू, पटेल एवं सीतारामैया समिति की रिपोर्ट के बाद मद्रास राज्य के
तेलुगु भाषियों ने पोटी श्रीरामुलु के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ किया। 58 दिन का आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 ईस्वी को रामुलु जी की मृत्यु हो गई। रामुलु की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने तेलुगु भाषियों के लिए पृथक आंध्र प्रदेश गठन की घोषणा कर दी। 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो गया। यह राज्य स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी कर्नूल थी। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर फजल अली थे। इसके अन्य सदस्य पंडित हृदयनाथ कुंजरू, सरदार के.एम. पणिक्कर थे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 ईस्वी में पास किया गया। इसके अनुसार भारत में 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में गठित हुआ था। नवंबर 1954 ईस्वी को फ्रांस की सरकार ने अपनी सभी बस्तियां पांडिचेरी, यनाम, चंद्रनगर और कारिकल भारत को सौंप दी। 28 मई 1956 को इस संबंध में संधि पर हस्ताक्षर हो गए। इसके बाद सभी को मिलाकर पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र का गठन किया गया। अब देखिए नेक्स्ट, भारत सरकार ने 18 दिसंबर 1961 को गोवा, दमन व दीव की मुक्ति के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्रवाई की और उस पर पूर्ण अधिकार कर लिया। 12वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन, दीव को प्रथम परिशिष्टि में शामिल करके भारत का अभिन्न अंग बना दिया गया। वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य, 8 संघ शासित प्रदेश हैं। इन्हें ही संविधान में प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया है। क्षेत्रीय परिषद के बारे में हम देखते हैं। भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद है। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। संविधान राज्यों के मुख्यमंत्री के उपाध्यक्ष होता है, जो प्रतिवर्ष बदलते रहते हैं। यह केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्षेत्रीय परिषद को 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। अतः ये संविधान निकाय है किंतु संवैधानिक निकाय नहीं है। संविधिक निकाय है किंतु संवैधानिक निकाय नहीं है। देखिए अब आते हैं उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में। तो उत्तर के राज्य आ जाएंगे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ एवं दिल्ली। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में वो राज्य आ जाएंगे। मध्य क्षेत्रीय परिषद में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ आ जाएंगे। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, असम, सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश एवं मिजोरम आ जाएंगे। पश्चिम क्षेत्रीय परिषद में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, राज्य दमन दीव और दादर नगर हवेली आ जाएंगे। दक्षिण क्षेत्रीय परिषद में आपको पता है दक्षिण के राज्य आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक एवं तमिलनाडु एवं पुदुचेरी आ जाएंगे। पूर्वोत्तर परिषद, इसका गठन अधिनियम, संसदीय अधिनियम 1971 के द्वारा किया गया है। 8 अगस्त 1972 में अस्तित्व में आए। इसके सदस्यों में असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम सम्मिलित हैं। 1994 में सिक्किम पूर्वोत्तर परिषद का 8वां सदस्य बना। इसके 1994 में सिक्किम पूर्वोत्तर परिषद का 8वां सदस्य बना। इसके कार्य कुछ अतिरिक्त कार्यों सहित वही हैं जो क्षेत्रीय परिषदों के हैं। वर्ष 2002 में पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम में संशोधन के बाद परिषद में संघटक राज्य का राज्यपाल, संघटक राज्यों के मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट 3 सदस्य, भारत गृह मंत्री को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। 2018 में पुनर्गठन के बाद गृह मंत्री पूर्वोत्तर परिषद का अध्यक्ष और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री उपाध्यक्ष होते हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि पूर्वोत्तर परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो गृह मंत्री, भारत का गृह मंत्री। आइए देखते हैं नए राज्यों का पुनर्गठन और उसका वर्ष। तो आंध्र प्रदेश आपको पता है कि सबसे पहले यही बना 1 अक्टूबर 1953। उसके बाद महाराष्ट्र और गुजरात 1 मई 1960 को बनते हैं।
नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को, हरियाणा 1 नवंबर 1966 को बनता है, हिमाचल प्रदेश 1971 में बनता है, मेघालय 21 जून 1972, मेघालय मणिपुर और त्रिपुरा 72 में, मेघालय मणिपुर त्रिपुरा 21 जनवरी 1972, सिक्किम 26 अप्रैल 1975, मिजोरम 28 फरवरी 1987, अरुणाचल 20 फरवरी 1987, मिजोरम और अरुणाचल 20 फरवरी 1987 को बनते हैं, गोवा को 30 मई 1987 को राज्य का दर्जा दिया जाता है, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को और उत्तराखंड 1 नवंबर 2000 को। ये 1/9/15 को होता है। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को, झारखंड 15 नवंबर 2000 को और उत्तराखंड 9। तो पहले छत्तीसगढ़, फिर उत्तराखंड, फिर झारखंड। तेलंगाना सबसे लेटेस्ट है, कई बार एग्जाम में पूछ दिया तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ, तो 2 जून 2014 को। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।